दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात सुनाने जा रही हूँ। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह कहानी हल्कू नामक एक किसान की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। यह यूं कहें कि आज भी भारत में हल्कू जैसे कई किसान हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी पूस की रात कहानी में प्रेमचंद जी ने बताई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हाड़ में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हाड़ में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तड़ेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों खेती नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबड़ा, ज्यादा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम। जबड़ा ने पड़े पड़े अपनी धूम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वांग बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाकर कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबड़ा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबड़ा ने उसकी ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबड़ा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए
और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबड़ा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसको अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों में उसे न मिला था। जबड़ा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबड़ा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक विशेष स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हाड़ में चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रहा है। उसने झुक के आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और आग जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता। उसने पास के अड़हर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबड़ा ने उसे आते देखा तो वापस आया और धूप हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबड़ू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टाढ़े हो जाएंगे तब फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबड़ू ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबड़ू, तुम्हारी नाक में भी तो खुशबू आ रही है। जबड़ा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस आस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहड़ उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबड़ा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू कर मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल जाए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात न थी। जबड़ा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा,
चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबड़ा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, जबड़ा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबड़ा जबड़ा। जबड़ा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा गंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, ले ले ले। जबड़ा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी, ऐसी अच्छी फसल थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडक, चुभन वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका चला कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुड़ेद अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबड़ा अपना गला फाड़ रहा था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकड़मन्यता ने उसे चारों ओर से रस्सी की भांति जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़ सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से भी क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय किसानों के हालातों को दर्शाने वाली यह एक सशक्त कहानी है। यह कहानी मानवीय एवं सामाजिक संवेदनाओं का स्पष्ट संवाहक है। आज भी हमारे समाज में भारतीय किसानों की हालत वैसी ही है जैसी 1934 में प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी।